पहले तो एग्जाम पैटर्न को चैलेंज कर दिया, पढ़ाई को चैलेंज कर दिया, मेडिकल के इलाज को चैलेंज किया, फिर वैक्सीनेशन जिसके पीछे इतने साइंटिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं, देश के साइंटिस्ट और डॉक्टरों का इकट्ठे एक चीरहरण या ये कह सकते हैं उसको नंगा करने की कोशिश की गई है। डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस को लेकर बाबा रामदेव के विवादित बयानों पर यह कहना है डॉक्टर अंशुमान कुमार का, जो धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और जाने माने कैंसर सर्जन हैं। नमस्कार, आज है गुरुवार 27 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। 130 दिन में देश के 20 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। अमेरिका ने 124 दिन में कर लिया था ये आंकड़ा पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 45 साल से अधिक उम्र के 34% और 60 से अधिक के 42% लोगों का हुआ टीकाकरण। भारत में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल से कोरोना का पहला सफल इलाज गुड़गांव के एक अस्पताल में 84 साल के बुजुर्ग को दी गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलाज में किया गया था इस्तेमाल। चक्रवाती तूफान यास ने बंगाल और ओडिशा में मचाई तबाही, 4 लोगों की मौत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा 1 करोड़ लोग हुए प्रभावित, 3 लाख घरों को नुकसान। कैरेबियाई देश एंटीगुआ से फरार पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी डोमिनिका में पकड़ा गया। क्यूबा भागने की कर रहा था कोशिश। एलएसी पर चीन की हरकतों की निगरानी के लिए भारतीय सेना को मिलेंगे इजरायल में तैयार 4 हेरॉन ड्रोन, पहले से मौजूद हेरॉन ड्रोन से ज्यादा एडवांस। अब खबरें काम की। मोबाइल पर अब प्रीपेड वैलिडिटी 28 दिन की जगह 1 महीना। ट्राई ने शुरू की कवायद। सीए के इंटरमीडिएट, फाइनल और पीक्यूसी के पुराने और नए कोर्सों के लिए एग्जाम 5 जुलाई से हो जाएंगे शुरू। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है योग गुरु बाबा रामदेव के बयान के बाद एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर छिड़ी बहस के क्या है मायने। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार से। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान के बाद शुरू हुआ एलोपैथी बनाम आयुर्वेद का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रामदेव के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों के तहत कार्रवाई की मांग की है। आईएमए ने वैक्सीनेशन के खिलाफ रामदेव के कथित दुष्प्रचार के खिलाफ सख्त आपत्ति भी जताई है। डॉक्टर अंशुमान कुमार, इस पूरे विवाद से आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की एक नई बहस छिड़ गई है। कैसे देखते हैं आप इस विवाद को? देखिए, इस विवाद की जो वजह या आधार बताया जा रहा है, एक्चुअली वो आधार है ही नहीं। बिल्कुल निराधार बात है कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की लड़ाई हो रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन लड़ाई तो हो रही है। तो लड़ाई किस चीज के लिए हो रही है? रामदेव वर्सेस साइंटिफिक टेम्पर, लड़ाई इसकी है। वैज्ञानिक सोच के साथ किसी का इलाज किया जाए या रामदेव पूरे इलाज का प्रतिनिधित्व करेगा, लड़ाई इसकी है। अब क्या है लड़ाई की वजह? किसी भी एस्टैब्लिश साइंस, एलोपैथ एस्टैब्लिश साइंस वर्ल्ड वाइड है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंटाइटल्ड नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार से डॉक्टर नहीं है एलोपैथ या आयुर्वेद का, वो भी बयानबाजी में इस तरह से बताना कि सब कुछ बेकार है, तमाशा हो रहा है, और डॉक्टरों को डॉक्टर इस तरह की आवाज निकालना, या अफसोस जितने कोरोना वॉरियर की मौत हो गई उसका अट्ठास उड़ाना, मजाक उड़ाना, इस पीड़ा के समय में शोभा नहीं देता है, खास करके ऐसे व्यक्ति को जिसके फॉलोअर्स हैं, चाहे वजह जो भी हो। उसका प्रभाव पड़ता है जनता पे। अल्टीमेटली क्या होता है, जनता गुमराह होती है, ये समझती है कि चाहे तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो, चाहे कोरोना की रोकथाम से, इलाज से संबंधित जो भी चीजें चल रही है, उससे विश्वास कहीं टूटता नजर आता है। इसमें हालत अति गंभीर होगी। एक तो पूरा देश अभी बीमारी से लड़ रहा है, उसके बाद विवाद, बीमारी और विवाद
दो लड़ाई से लड़ना थोड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। इसलिए इसको आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की लड़ाई ना समझे, क्योंकि आयुर्वेद के वैद्य भी रामदेव को अपना प्रतिनिधि नहीं मानते हैं। ये इतनी सी साधारण सी बात है। हम सभी जानते हैं कि महामारी की शुरुआत से ही डॉक्टर्स कैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर दिन रात एक कर मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। अपनी ड्यूटी निभाते ऐसे 753 डॉक्टर्स कोविड की पहली लहर में तो 513 डॉक्टर्स अब तक दूसरी लहर में जान गंवा चुके हैं। दोनों टीके लगवाने के बावजूद 10,000 डॉक्टर्स की मौत के रामदेव के बयान पर भी आईएमए ने कड़ी आपत्ति जताई है कि इससे सरकार और डॉक्टर्स जो प्रयास कर रहे हैं वैक्सीनेशन के, वो उनको बहुत धक्का लगेगा। आपका क्या कहना है? जी देखिए, एक व्यक्ति जो जिन चीजों पे सवाल किया, क्या कितने सिस्टम को चैलेंज किया, आपको समझने की जरूरत है। मेडिकल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो पहले तो एग्जाम पैटर्न को चैलेंज कर दिया, पढ़ाई को चैलेंज कर दिया, मेडिकल के इलाज को चैलेंज किया, फिर वैक्सीनेशन जिसके पीछे इतने साइंटिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं, देश के साइंटिस्ट और डॉक्टरों का इकट्ठे एक चीरहरण या ये कह सकते हैं उसको नंगा करने की कोशिश की गई है। आप किस तरफ जा रहे हैं देश को लेके, कि जहां पे बार बार हमारा संविधान भी आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, और वैज्ञानिक सोच के विरोध में आप कहाँ जा रहे हैं। विश्व पटल पे आपकी क्या छवि बन रही है कि इनके देश में एस्टैब्लिश साइंस को इस तरह से करना, इस तरह से बदनाम करना। और दूसरा क्या किया इन्होंने, आयुर्वेद की आड़ ली है। आयुर्वेद के प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन आड़ ली, सनातन की आड़ ली, हिंदुत्व की आड़ ली। ये आड़ लेने की बात है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पब्लिक का सेंटिमेंट इससे जुड़ा है। आयुर्वेद हमारी पौराणिक पद्धति है। संस्कार और संस्कृति में हिंदुस्तान के में रहने वाले लोगों घर घर में आयुर्वेद घुसा हुआ है। तो लेकिन उसके लिए डिग्रीधारी वैद्य की जरूरत है, जो आकलन करके संप्राप्ति बना के किसी बीमारी के निर्णय पे पहुंचते हैं और उस बीमारी का इलाज करते हैं। एस्टैब्लिश साइंस है। इनको व्यापारी के रूप में दवा बना के बेचना है, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन अब व्यापारी होके और एक विधा का सहारा आपने लिया, मतलब वैशाखी का सहारा लिया आयुर्वेद का, और एलोपैथ को आप डैमेज कर रहे हैं। तो इसमें बहुत पैनिक की स्थिति है। लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं और अपने कंट्री के एजेंसी पे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ICMR और इस तरह की बड़ी बड़ी एजेंसी होती है जिसका काम होता है इसको कंट्रोल करना। एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत भी आप देखेंगे तो इसका एक सिस्टम है कि कौन क्या प्रैक्टिस कर सकता है, दवाई देने में क्या क्या एहतियात रखना, उन सब की धज्जियां उड़ती दिख रही है। ये थोड़ा सवालिया निशान सिस्टम पे भी खड़ा करता है। ये हो क्या रहा है? इतने नियम के बावजूद कोई भी आके कुछ भी वक्तव्य दे देता है, कथन देता है, जिसका कि असर जनता पे, डॉक्टरों पे, साइंटिस्ट पे और देश के सिस्टम पे भी खड़ा होता है। ये चिंताजनक बात है। जी, जैसे आपने कहा घर घर आयुर्वेद, तो हम हमेशा अपने घरों में आयुर्वेद और एलोपैथी चिकित्सा पद्धतियों का एक सामंजस्य सा देखते आए हैं। थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है तो लोग होम्योपैथी या आयुर्वेदिक तरीके से उपचार करने की कोशिश करते हैं। हालांकि गंभीर बीमारी होने पर सभी एलोपैथी का सहारा लेते हैं। ऐसे में इस विवाद को तूल देने के बजाय लोगों को ये समझाना चाहिए क्या कि कैसे दोनों पद्धतियों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं, क्या महत्व है इन दोनों पद्धतियों का। तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक दूसरे की खूबियों की बात करना चाहिए, या एक दूसरे की का क्या महत्व है ये बताना बेहतर नहीं होगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है। टेक्निकली हम लोग कहते हैं स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, इसको जब एनालाइज करते हैं उसमें स्ट्रेंथ निकालते हैं। आइडियल एक प्रोग्रेसिव माइंड, प्रोग्रेसिव कंट्री में यह होना चाहिए किसमें कौन सी अच्छी बात है उसको निकालो। हिंदुस्तान में लगभग 6 विधाएं बहुत कॉमनली प्रैक्टिस में है: एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा एंड नेचुरोपैथ। अगर इन सबों को एक साथ सामंजस्य के साथ अगर काम करें, सभी का उद्देश्य क्या है? जन कल्याण, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, जिसको कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। यही उद्देश्य, यही ध्येय होता है एक चिकित्सक का। अगर इस सारी विधाओं को मिला के हम काम करें तो आज किसी भी बीमारी से रिकवरी का जो परसेंटेज हिंदुस्तान में उससे बेहतर होगा। लेकिन अगर एक विधा दूसरी विधा को गाली दे,
डिमोटिवेट करे, चैलेंज करे, इसमें हेल्थ केयर सिस्टम आपका पैरालाइज होने लगेगा। जहां तक बात आयुर्वेद की है, आयुर्वेद हमारी सनातन शाश्वत हजारों वर्षों से चलता रहा है। मॉडर्न मेडिसिन, मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूं। मॉडर्न मेडिसिन के फादर माने जाते हैं हिपोक्रेट, 462 BC में उनका जन्म हुआ था। उसके कई हजार साल पहले धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, इनकी जो पद्धतियां लिखी थी, वाग्भट। तो मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं अपने आप को, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का चिकित्सक हूं, मैं सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी का वंशज कहलाने में ज्यादा गर्वान्वित महसूस करता हूं। बेशक मेरी प्रैक्टिस की विधा, पद्धति अलग है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हमारा मेडिकल साइंस कितना डेवलप था, लेकिन आज की स्थिति देख के पीड़ा होती है। ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। लाल निशान के साथ खुले यूरोपीय बाजार, एशियाई बाजारों में दिखा मिला जुला रुख। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1813 में अमेरिका ने किया कनाडा के फोर्ट जॉर्ज पर कब्जा। 1957 में कॉपीराइट विधेयक को दी गई मंजूरी। 21 जनवरी 1958 से हुआ लागू। 1964 में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन। बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में 30 और 31 मई को आंधी और बूंदाबांदी की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में भी असर दिखा सकता है तूफान यास। हो सकती है भारी बारिश। विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के 13 जिलों में अगले 2 दिन आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अनुमान। अब बारी सुविचार की। मदर टेरेसा ने कहा था, अगर आप ये देखेंगे कि लोग कैसे हैं तो आपके पास उन्हें प्रेम करने का समय नहीं बचेगा। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।